अमानतुल्लाह जो है एक आम आदमी पार्टी का मुस्लिम एमएलए नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुसलमानों का, जो दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, यानी एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक अनचैलेंज लीडर बन गए। मुसलसल 10 साल एमएलए रहने से उनकी कारकर्दगी और उनकी जो फाइट रही, देखिए आप, तो यहाँ पर एमआईएम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एमआईएम को कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए? ऐसा कैंडिडेट होना जो सेंटिमेंटल वोट्स ले सकते हैं। ये लोग जो है जहाँ पर भी जाते हैं मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलते वो लोग। तो यहाँ पर ये लोग क्या करें, ज़ीरो करे के जो लोग जेल में हैं उन लोगों को हम कैंडिडेट बनाएंगे। हमारे साथ हैं अमजदुल्ला खान साहब, जो कि मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन हैं। यहाँ दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ओखला विधानसभा में आप यहाँ आए हैं आम आदमी पार्टी के लिए, प्रचार के लिए। आइए हम जानेंगे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है, यहाँ आप इतनी दूर से चलकर आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए पहुँचे हैं। पहले तो मैं तमाम राजपथ चैनल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। यहाँ पर जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है, और ये चुनाव जो है ओखला विधानसभा में भी चुनाव हो रहा है। यहाँ के जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, ये मेरे और हमारे अमानतुल्लाह खान साहब के बहुत पुराने ताल्लुकात है। बहुत पुराने ताल्लुकात है, तकरीबन एक 15 साल से वो एक मेरे बड़े भाई की हैसियत से है, और हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स में उनकी हमारी मुलाकात होती रहती। जब भी वो हैदराबाद आते मेरे मेहमान रहते, और जब भी हम कभी अजमेर वगैरह दिल्ली वगैरह आते तो इनसे बगैर मुलाकात के हम नहीं जाते। तो पिछले चुनाव में भी हम आए थे, लेकिन इतना एक्टिव पार्ट नहीं लिए थे, हालात देख के चले गए थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुझे 6 महीने पर 1 साल से मुझे ये ख़बर लग रही थी कि अमानतुल्लाह को हराने के लिए बहुत गहरी साजिश की जा रही है, और उस साजिश में जो है हमारी। तो ये साजिश कौन कर रहा है? बोल तो ये जो साजिश है कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से साजिश की जा रही है। और इस साजिश का क्योंकि ओखला विधानसभा को 2 मरतबा बीजेपी ने कोशिश की हासिल करने की, तो बीजेपी का जो इलेक्शन इंजीनियरिंग रहता है, आप गौर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका ये इलेक्शन इंजीनियरिंग ऐसा रहता है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हुए, 80% मुस्लिम आबादी सीट बीजेपी जीत गई। और साबिक़ा पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 60-70% मुस्लिम आबादी वाले सीट है वो लोग जीत गए। ये लोग क्या करते हैं, हाल ही में जो महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस हुए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 मुस्लिम कैंडिडेट्स को, एक गली के एक कैंडिडेट को ये बोलते कि हम तुम्हारे को 50 लाख देते, 25 लाख देते। उसका काम सिर्फ यही रहता उन्हें अपने ख़ानदान के वोट काट लेना। तो हज़ार वोट अगर एक 20 कैंडिडेट काटे तो 20,000 सेकुलर वोट कट जाते। यहाँ ओखला विधानसभा पे हम ये देख रहे हैं, असल फाइट जो है वो तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच नज़र आती है, लेकिन इधर एमआईएम ये दावा करती है कि हम फाइट कर रहे हैं। तो ये एमआईएम ऐसा क्यों कर रही है, और आखिरकार उनको शिफाउर रहमान को यहाँ चुनाव में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी एमआईएम को? तो ये बात हमारे को 6 महीने पहले इत्तला हो गई थी कि एमआईएम जो है यहाँ पर कैंडिडेट डालेगी, और बीजेपी के कहने पे पूरा बीजेपी का जो इलेक्शनरिंग जो स्टाइल है उसमें एमआईएम बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आप यूपी में देखिए, ये लोग गए थे वहाँ पर 75 सीट लड़ाए थे। योगी बाबा जो है चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद में सेकंड इलेक्शन में भी गए थे वो लोग। महाराष्ट्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट आई, इनकी वजह से। मैं जयपुर की सीट का आपको बताता हूँ, जो हवा महल की सीट है, हवा महल, कई एमआईएम का कैंडिडेट जितने वोट काटा उतने वोटों से बीजेपी जीती। तो वो स्ट्रैटेजी वो लोग यहाँ पर दिल्ली में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली चीज़, एक तो यहाँ पर अमानतुल्लाह जो है एक आम आदमी पार्टी का मुस्लिम एमएलए नहीं है, बल्कि दिल्ली के मुसलमानों का, जो दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, यानी एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक अनचैलेंज लीडर बन गए। मुसलसल 10 साल एमएलए रहने से उनकी कारकर्दगी और उनकी जो फाइट रही, देखिए आप, तो यहाँ पर एमआईएम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एमआईएम को कैंडिडेट कौन सा होना चाहिए? ऐसा कैंडिडेट होना जो सेंटिमेंटल वोट्स ले सकते हैं।
ये लोग जो है जहाँ पर भी जाते मुसलमानों के सेंटीमेंट से खेलते वो लोग। तो यहाँ पर ये लोग क्या करें, ज़ीरो करे कि जो लोग जेल में हैं उन लोगों को हम कैंडिडेट बनाएंगे। ऊपर से भी इशारा आया, कुछ पुलिस के आला ओहदेदार जाके जेलों में इन लोगों से मिले, तो कई कैंडिडेट हम नहीं लड़ते बोले इलेक्शन। तो कई क्या जो जेल में हैं। तो क्या ये लगता है कि शिफाउर रहमान के जज्बात से खेल रही है एमआईएम, या मतलब उनको झूठी सिंपैथी दिखाकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है? शिफाउर रहमान को ज़बरदस्ती तौर पर कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन ज़बरदस्ती तौर पर उनको एमआईएम का कैंडिडेट बनाया है। अब आप देखिए यहाँ पर जो एमआईएम के स्टेज से स्पीचेस हो रहे हैं और वहाँ पर जो मुस्तफ़ाबाद में जो ताहिर को कैंडिडेट बनाए हैं, ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इन्हों लड़ रहे हैं 2 सीट पे, मगर हालात ख़राब कर रहे हैं पूरे दिल्ली के मुस्लिम्स के। हाँ अच्छा, अब आप देखिए इन्हों गालियाँ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल को। कल तक इन्हों गालियाँ देते थे कांग्रेस को। जब से तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, ये कांग्रेस को वहाँ पर उनकी दोनों की जमरी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की और असदुद्दीन ओवैसी की। तब ये कांग्रेस पूरे स्पीचेस में आप कहीं भी उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में नहीं बोले। सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब कहते हैं कि केजरीवाल जी जो है आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। नहीं, आप देखिए ये सेम वर्ड आज जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में बोल रहे हैं, छोटा रिचार्ज, आरएसएस का टिल्लू। आप तेलंगाना में जो इलेक्शन हुए, ये सेम वर्ड्स, ये इनका एक स्टाइल है बात करने का। हर लीडर का स्पीच का एक स्टाइल रहता। तो ये बिल्कुल जो है हमारे ओल्ड सिटी लैंग्वेज में कि छोटा रिचार्ज है, ये आरएसएस का टिल्लू है, सेम वर्ड रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से भी बोले इन्हों। और जैसा ही रेवंत रेड्डी वहाँ रेड्डी के बारे में बोलते हैं और यहाँ आके केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। और ये सेम वर्ड इन्हों जो है कहीं भी जाने दीजिए, बीजेपी का मुकाबला जो भी कर रहा उसके खिलाफ में इन्हों बोलते जाके। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह को हराने के लिए इनको जो है कैंडिडेट शिफाउर रहमान को कैंडिडेट बनाया गया है। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछ रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद में तेलंगाना में सैकड़ों बच्चे जेल में हैं। हमारे एक मौलाना नसीरुद्दीन बोल के हुआ करते थे, बहुत ऑल इंडिया लेवल पे मुसलमान मानते हैं उनको जो है वो रहते हैं हैदराबाद, वो कभी गुजरात नहीं गए बेचारे। लेकिन गुजरात में जो राइट्स हुए, ये बोले कि इनके स्पीचेस सुन के वहाँ पर मुसलमान राइट्स करे बोल के उनको पहले गिरफ्तार करे, फिर उसके बाद में उनके 2 लड़कों को गिरफ्तार करे, 5 साल उनको जेल में रखे। एक ही साबरमती जेल में बाप और 2 बेटे हैं, ये दोनों को मिलने भी नहीं दिए। बाप बेटों से नहीं मिले, बेटे बाप से नहीं मिले। 5 साल के बाद में पहले बाप की बेल हुई सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद में फिर बेटों की बेल हुई। अभी भी एक बेटा हाल में आया, 2 महीने पहले बाहर आया। बाप मर गए तो भी उनको मौता में नहीं लाए। फिर उसके बाद में हमारे कने जो है ये एनआरसी एजुटेशन में कई लोग 140 हम 1 मिलियन मार्च निकाले थे, आपको याद होना चाहिए। मुश्ताक मलिक साहब उसके ऑर्गेनाइजर थे, हम निकला था मार्च। तो 1 मिलियन मार्च निकलने के बाद में 140 केसेस बुक करे, जबकि बीआरएस गवर्नमेंट थी, एमआईएम उसकी पार्ट एंड पार्सल थी। तो आप गवर्नमेंट में रहते हुए 140 केसेस एनआरसी एजिटेशन करने वालों पे हुए। कई लड़कियों को पकड़े, हमारे खाने भी कई लेडीज़ को ले जाके जेल में डाले। जैसा यहाँ पर पुलिस का जुल्म हुआ एनआरसी एजिटेशन में, वो हमारे खाने भी हुआ। एक आलेर बोल के एक मुकाम है हमारे खाने, आप गूगल पे जब टाइप करेंगे तो मालूम होगा, आलेर एनकाउंटर में आप बताइए, आप भी एक सहाफ़ी है, कहीं जुडिशल कस्टडी में एनकाउंटर होते हुए देखेंगे आप? हैदराबाद में पहली मर्तबा जब बीआरएस की गवर्नमेंट बनी, 5 लड़कों को जेल से पेशी को लेके जा रहे थे, उनके हाथ में हथकड़ी थी, उनका इनकाउंटर हो गया। तो ये असदुद्दीन ओवैसी जो ओखला में आके शिफाउर रहमान के लिए मगरमच्छ के आंसू रो रही, वो उनके हल्के के 5 बच्चे जो इनकाउंटर हुआ, कभी उनके नमाज जनाजा में नहीं गए, उनके अफराद ख़ानदान कैसे नहीं पूछे, उनके वाइफ, अगर वो लड़के की वाइफ या उनकी माँ, उनकी बहन को कभी बल्दिया में जीएचएमसी में इलेक्शंस में टिकट नहीं दिए, जो मौलाना 5 साल जेल में रहे उनको टिकट नहीं दिए। यानी आप पहले अपने घर में चिराग लगाना, बाद में मस्जिद में चिराग लगाना था। यहाँ पर आके जो है आप बीजेपी की इमाम पे शिफाउर रहमान के एक उनसे एहसासात से खेल रही। हम कोशिश करें कि दूसरे कैंडिडेट्स हमारी बात सुने,
जो जेल में हैं, जो बाहर आए, जैसा हमारे उमर खालिद है, ये लोग, उनको भी अप्रोच हुए, वो लोग नहीं बोल दिए, हम नहीं लड़ते बोले। तो ये जो बीजेपी की बिछाई हुई जाल और ये एमआईएम उसमें एक्टर है, वो जाल में आके शिफाउर रहमान का ख़ानदान फंस गया। एक मैं आपको छोटी सी की मिसाल देता हूँ। जी उत्तर प्रदेश में एक अतीक अहमद और अशरफ अहमद, अतीक जी अहमद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अशरफ अहमद एमएलए थे। तो जब ये लोग जेल में थे, आपको मालूम होना चाहिए। जी, जेल में थे और वो इलेक्शन का टाइम आया को लेटर लाया गया था वहाँ सुनिए से सुनिए, लिखवा असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से दिल्ली से 1000 गाड़ियों के जुलूस में वहाँ पर गए, उनकी वाइफ को एमआईएम ज्वाइन कराए, एमआईएम ज्वाइन कराया था। स्टेज पे बैठे हुए थे उन्होंने। यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा अब, हम्म, जो वाइफ को ला के रुला रही, उनकी माँ के को रुलाते हुए वीडियोस बना रही, तो ये सेम ड्रामा वहाँ पर हुआ ना। हुआ उन, वो उनकी अतीक की वाइफ अतीक जो की थी वाइफ को वो लाके, स्टेज पर कई जगह हमने मेरठ में भी देखा। हाँ, मेरठ में वो आई थी और लेटर पढ़ा, वहाँ रोने लगी थी रोने लगी एमआईएम के स्टेज से। एमआईएम के स्टेज से। उनके बच्चे को भी ला के रुलाए, बच्चों को भी ला के रुलाए। बाद में उनका लाइव एनकाउंटर हो गया। लायन टेकर दुनिया ने देखा उसको। उसके बाद से आज तक असदुद्दीन ओवैसी वो फैमिली को पूछे कि भाई, वो एनकाउंटर के बाद में 2 मरतबा पार्लियामेंट सेशन चला, कभी वो पार्लियामेंट में मसला उठाए, वो अतीक अहमद का। अब आप सीबीआई डिमांड करना था, आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से तहकीकात आप डिमांड करना था। आज उनका ख़ानदान, एक बेटे का एनकाउंटर हो गया, बाप का एनकाउंटर हो गया, भाई का एनकाउंटर हो गया, आज उनकी बीवी दर दर फिर रही और उनके बच्चे कोई सर पे हाथ रखने वाले नहीं हैं। तो आज उनके साथ हमदर्दी नहीं करे। तो ये कहा जा 5 सकता है कि इलेक्शन के बाद में बस खत्म। शिफाउर रहमान के साथ इनकी कोई हमदर्दी होने वाली नहीं है, सुनिए या ये कहे कि अब इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि एमआईएम वास्तव में बंटवारा करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जितवाना चाहती है। तो अब क्या होगा, अगर कल के दिन शिफाउर रहमान या ताहिर को अगर ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शन के बाद में, तो असदुद्दीन ओवैसी नंबर ब्लॉक में डाल देते। आप मुझे बताइए, 5 साल से शिफाउर रहमान है, 4 साल से ताहिर हुसैन जेल में है। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से कितनी मरतबा दिल्ली आए होंगे बताइए। क्या कभी ताहिर हुसैन के घर को जाके मिले? क्या ताहिर हुसैन के फैमिली मेम्बर्स को घर को बुलाए? क्या शिफाउर रहमान या उनके साथ में जितने लोग जेल में हैं, किसी एक आदमी के घर पे बताए क्या? बताइए आप। या किसी एक को लीगल हेल्प दिए क्या? बताइए। आप बैरिस्टर है, आप ऑन रोल यहाँ पर एडवोकेट भी है, रजिस्टर्ड एडवोकेट है ना, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। आप बुरखा डाल के जाके बहस करना था बेल के लिए उनकी। आप कुछ नहीं, क्या नहीं। अब आप देखिए, कल शाम से स्टार्ट हुआ ये, कल जुमा, परसों जुमा नमाज के बाद से इन उनके घर पे जाके उनकी वालदा से मिल रही, शिफाउर रहमान की। पीछे से बैकग्राउंड में गमगीन म्यूजिक आ रही है कि छोटे छोटे क्लिप्स बनाए गए हैं एक मिनट के रील्स बना के हमारे शिफा भाई जाके उनके माँ से पैर पड़ के मिल रही, पेट में मुंडी डाल के मिल रही। जलील साहब भी वो शिफाउर रहमान साहब की कोली भर रहे हैं, कह रहे हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब, जलील साहब उन्होंने आके यहाँ पर ये बोल रही। तो ये इमोशनल चल रहा है, ये इमोशनल म्यूजिक्स डाल के, वीडियोस डाल के उनका मकसद क्या है? ऊकला से बीजेपी को जिता देना और मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी को जिता देना। बाकी का जो है पूरा केजरीवाल, जो मुस्लिम वोट केजरीवाल को जाने वाले हैं, उसको कहीं भी टर्न कर देना, चाहे वो कांग्रेस में टर्न कर दो या कहीं भी टर्न कर दो, मगर दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाना। तो ओखला के मुस्लिम्स को, मुस्लिम मतदाताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओकला का वोटर इतना बाशऊर है। मैं यहाँ पर 27 जनवरी से यहाँ पर हूँ, मैं हर गली गली फिरा हूँ, उनके जलसों में जाके एमआईएम की तकरीर सुन के भी आ रहे हैं लोग। यकीनन शिफाउर रहमान के साथ में तमाम उखला वालों की दुआएं हैं साथ में। वो चाहते हैं कि शिफाउर रहमान बाइज्जत बरी होकर बाहर आए। मुस्तफ़ाबाद के मुस्लिम वोटर्स चाहते हैं कि ताहिर हुसैन बाइज्जत बरी होकर आए। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम जितने महरूसीन जेल में हैं उन, क्योंकि जेल, मैं भी कई मरतबा जेल काटा हूँ, मेरे को मालूम है कि जब एक घर का आदमी जेल में चले जाता तो उसके घर के अखराजात कैसे चलते हैं, उसके बच्चे स्कूलों को कैसा जाते हैं, उसके बीवी कैसा पलती है। 5 साल शिफाउर रहमान और 4 साल ताहिर हुसैन के ख़ानदान पे क्या गुजरी है, मेरे से बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। उकला के वोटर इतने बाशऊर है, सबके जलसे अटेंड कर रहे हैं वो लोग, सबके देख रहे हैं, लेकिन दे हैव डिसाइडेड कि बहैसियत एमएलए हमारे लिए जो है आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट अमानतुल्लाह सही है। क्योंकि आप देखिए कि अमानतुल्लाह फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन जीते थे, उन्होंने तकरीबन
60,000 के कुछ वोटों से जीते थे, 58 समथिंग वोट तो जीते थे। दूसरे 80,000 से जीते थे। चलिए अगर एक 10-10 हज़ार भी आप ये दोनों को दे दे रहे हैं, कांग्रेस को 10,000, एमआईएम को 10,000, तो भी अमानतुल्लाह की जीत होने वाली है। 50,000 से जीत जाएंगे। लेकिन लेकिन आप सुनिए, बीजेपी की जो इंजीनियरिंग हो रही, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि भाई मशीनों में भी गड़बड़ हो सकती। महाराष्ट्र और हरियाणा में गौर करिए आप, हरियाणा का हर वोटर, अरे मैंने तो कांग्रेस को वोट डाला फिर बीजेपी कैसा जीत गई। एक एक जगह जो है कांग्रेस को जीरो निकला वहां पर। तो कुछ भी हो सकता, इसलिए हम बिल्कुल होशियार रहना चाहिए। हम जो है कोई बीजेपी को जीतने नहीं देना चाहिए। और इंशाल्लाह आज कल 3 बजे आखिरी दिन है कैंपेनिंग का। उकला की आवाम, मैं तो देख रहा हूँ कि ऑलरेडी फैसला कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी को जिताना है। आप मेरे को ये बताइए कि अमानतुल्लाह को वोट क्यों नहीं देना। आप असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करिए। हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कोई वक्फ बोर्ड इमाम और मौजन को तनख्वाह दिया है तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड दिया है, और उसका चेयरमैन कौन है? अमानतुल्लाह। चर्चाओं में रहा है काफी। सुनिए आप, तो उसके बाद में जो है तेलंगाना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करी है इमाम और मौजन का, दिल्ली गवर्नमेंट को देख के। जब हमारी केसीआर की गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ 5,000 इमाम को और मौजन को कुछ 7,000, ऐसा 5,000 7,000 देते। आपका ने 18,000 दे रहे हैं यहाँ पर इमाम को और मौजन को। पहली चीज़, इंडिया में सबसे पहले अगर कोई इमाम मौजन को दिया है तो उसका नाम है अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन, एमएलए उखला, आम आदमी पार्टी। बस पास फ्री कौन करे लेडीज को बताइए पूरे इंडिया में? आम आदमी पार्टी ने बस को फ्री किया। ठीक है, जब ये बस पास फ्री की बात आई तो ये कांग्रेस और ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाए, फ्री भी बोल के मजाक उड़ाए। आज कांग्रेस मजबूर होके कर्नाटका के मैनिफेस्टो में लगाए वो लोग कि हम आएंगे तो जो है बस पास फ्री देंगे। तेलंगाना के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में लगाए के हम खवातीन को बस पास फ्री देंगे। ये जो सिलेंडर आप इलेक्ट्रिसिटी आपको जो है 100 यूनिट फ्री मिलती है यहाँ पर, तो दिल्ली में 200 यूनिट फ्री देती 200 है। यूनिट है यहाँ। अब आप बताइए कि पहले इसका मजाक उड़ाए, इंडिया में कहीं भी हुआ क्या बताइए 200 यूनिट फ्री देने का काम? ये हमारे देश का पहला राज्य बना। हाँ, तो यहाँ पर हुआ। उसके बाद में कांग्रेस इंप्लीमेंट कर रही कर्नाटका में इसको, बीजेपी वाले भी इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यानी ऐसा महसूस हो रहा कि तमाम लीडरों के प्रिंसिपल अरविंद केजरीवाल है, उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये बाद में ये लोग सीख रहे हैं। तो अमानतुल्लाह को, ये जो बीजेपी अमानतुल्लाह की दुश्मन बनी हुई है, अमित शाह जो अमानतुल्लाह का दुश्मन है, ईडी, उसके बाद में आपके सीबीआई, फिर एनआईए, तरह तरह के एजेंसियां इनके। इसकी मेन वजह यह है कि अमानतुल्लाह ने दिल बड़ा करके, हिम्मत करके वो इमाम मौजनों की तनख्वाह दिया। आप बताइए कल अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाएंगी दिल्ली में तो क्या इमाम मौजनों को तनख्वाहें मिलेंगी? क्या बताइए आप? बिल्कुल वो बंद करेंगे सबसे पहले मार पड़ेगी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो नहीं, सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मिलती थी मुस्लिम बच्चों को खास तौर से बंद कर दी। और दलित बच्चों को भी जो मिलती थी वो तकरीबन सब बंद हो चुकी है। अच्छा, जो हज सब्सिडी मिलती थी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी आती बंद कर डाले। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, जब सेंटर में बीजेपी रहेंगी, स्टेट में बीजेपी रहेंगी, तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, तो ये 200 यूनिट भी बंद हो जाएंगे ये। फिर उसके बाद में आपके जो भी यानी हर फैमिली को जो दिल्ली में रहते कम से कम 25,000 रुपये महीने को बच रहे हैं उनके। खैर बहरहाल, स्कूल का आप देखिए, यहाँ पर दिल्ली में जो स्कूल्स का जाल बिछाया गया है, जो हॉस्पिटल्स का, आप बताइए कोई गरीब तस्वुर कर सकता कि एक अपोलो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकता? हमारे यहाँ तो आरोग्यश्री बाद में आया, राजशेखर रेड्डी के पीरियड में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम जाके इलाज करते थे। फिर बाद में केसीआर साहब के दौर में रुक गया था, फिर हमारे रेवंत रेड्डी साहब कुछ चालू करे आके, मगर अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है 50 लाख तक फ्री है यहाँ पर। अच्छा, आउट पेशेंट को कहीं भी स्टेट में आप जाइए, इन पेशेंट को फ्री करते। आपके इन्वेस्टिगेशंस को, बाहर के दवाएं, अगर किसी को एक बुखार आया, वायरल फीवर आया, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में 7 दिन तक उसको दवा फ्री है। ये सब ये हम लोगों ने देखा कि देश में पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। आम आदमी पार्टी इसको कॉन्सेप्ट को लेकर आई हमारे स्टेट के, इससे गरीबों को कहीं ना कहीं मदद तो जरूर हुई है। सुनिए, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब एक डेलीगेशन लेके आए थे, उनके बेटे केटीआर, शायद उसमें एमआईएम के भी कोई एमएलए थे। यहाँ आके मोहल्ला क्लिनिक की स्टडी करे उन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक कैसा वर्कआउट होता,
और आपके ये 100 पर ये 200 यूनिट फ्री कैसा दे रही, ये जाके हमारे के नहीं इम्प्लीमेंट करे तेलंगाना में। तो खैर मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो साजिश की जा रही है उकला में कि आपके वोट को डिवाइड करे एमआईएम और कांग्रेस के बीच में। तो आप आखिरी मैसेज जी ओखला की आवाम के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो एमआईएम आई है वो एमआईएम के जज्बाती तकारीर, अब कल तो रोएंगे ये लोग, कल असदुद्दीन ओवैसी और कैंडिडेट की अम्मा को ला के या वाइफ को ला के। आपने रोने से मुझे याद आया, गुजरात में जब चुनाव चल रहा था तो ओवैसी साहब वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्टेज पर रोए थे रोते और दुआ मांगी थी। आप सुनिए मेरी बात, उनके जो फिल्म का एंड होता ना, ये आखिरी जलसे में हैदराबाद में दोनों भाइयाँ रोते। फिर आपके महाराष्ट्र इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील के लिए रोए थे जाके वहाँ पर औरंगाबाद में, ऐसा शेरवानी पकड़ के भीख मांगते उन आए मुसलमानों मेरी झोली खाली मत करो, मैं फलाना हूँ फलाना। फिर उस आपको याद है कि एक बहुत बड़े आलिम थे जो महाराष्ट्र में उन्होंने कोई दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे, वोट दो बोल के अपील करे थे, तो उसको गाली गलौज कैसा करे थे इलेक्शन के बाद में, याद है ना आपको। तो अब यहाँ पर कल होगा ड्रामा, कल 5 बजे जब इलेक्शन बंद होगा तो कहीं ना कहीं शिफाउर रहमान के घर वालों को ला के या ताहिर हुसैन के घर वालों को ला के इन्हों झोली पकड़ के रोएंगे इन्हों कि मुझे खाली मत जाने दो उकला वालों, मुझे खाली मत जान, मेरी झोली भर दो, ये मजलूम की मदद करो। ये सब ड्रामे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी को खुद मालूम है कि उकला से उनका उम्मीदवार नहीं जीतने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी को खुद मालूम है कि ताहिर हुसैन नहीं जीतने वाला है। वहां पर वोट काटो, वहां पर भी 3 मुस्लिम कैंडिडेट हो ताहिर गए। हुसैन तो कोई लीडर भी नहीं थे, जी उनको एमएलए लड़ाना तो मीडिया की भी समझ नहीं जी आता हाँ है। जी हाँ। तो बहरहाल वहां पर 3 उम्मीदवार यानी आम आदमी पार्टी का भी मुस्लिम कैंडिडेट, कांग्रेस का भी मुस्लिम कैंडिडेट और एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट। और वहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, आपको मालूम होना चाहिए, वहाँ का कैंडिडेट बहुत खतरनाक कैंडिडेट है। और यहाँ पर भी जो कैंडिडेट दिए हैं उसकी वाइफ सिटिंग काउंसलर है यहाँ पर। तो यहाँ का भी बीजेपी का कैंडिडेट बहुत मजबूत है उखला का। अगर खुदा ना खास्ता अगर वोट डिवाइड होए तो बहुत मुश्किल है उखला वालों के लिए। फिर जैसा बाबा का बुलडोज़र यूपी के मुस्लिम घरों पे, दरगाहों पे, मसाजिद पे चल रहा, तो यहाँ पर भी उखला में भी ये पूरा काम चालू हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों के लिए बचने के लिए पहले तो मैं अपील करता हूँ कि आप लोग नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर बीजेपी को कामयाब मत कर, हमारे जो घरें हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अमानतुल्लाह, एक बात याद रख लीजिए, अमानतुल्लाह वो कैरेक्टर है, वो एमएलए रहो ना रहो, वो आपके लिए लड़ने वाला कैंडिडेट है वो। अगर एमएलए बन के आदमी में एक ताकत रहती, कलम में ताकत रहती, जो वो 10 साल से लड़ते आ रहा है आपके लिए, तो अमजदुल्ला खां अगर अमानतुल्लाह की तायीद कर रहा है तो इसमें बहुत राज है। यानी मैं बहुत इन्वेस्टिगेशन करता हूँ किसी आदमी की तायीद करने से पहले। कल के दिन भाई इन्हें कुछ खिलाफ हुआ तो अपन भी देखिए, अगर आप किसी को वोट देते हैं, उन्हें 5 साल तक अगर आवाम की खिदमत करता है और नेक काम करता है, तो वोट देने वाला भी उस नेकी में शामिल होता है। गौर करिए मेरी बात को, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। आप कोई नुमाइंदे को अगर वोट दे रहे हैं, उन्हें कहीं शराब पीते गड़ जा रहा, उन्हें जुआ खेलते गड़ जा रहा, उन्हें कुछ स्कैंडल कर रहा, उन्हें वक्फ बोर्ड की जायदाद में कब्जा कर रहा, उन्हें कुछ कर रहा, तो आप भी उसके गुनाहगार हो जाना। तो वास्ते अल्लाह के मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि अगर कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात है उसको भूल जाइए। अगर कोई कहीं सड़कें नहीं बनी है, कुछ नहीं हुआ है, आपका एमएलए 3 साल जेल में था, जेल में रहने के बावजूद बाहर आके इतना लड़ रहा, उन्हें उसका ख्याल करिए। घर में एक नौकर को अपन रखते तो 10 साल अगर उन्हें हमारी खिदमत करा तो उसके बुरे वक्त पे हम ठहरते। आज अमानतुल्लाह का बुरा वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर उकला की अब आप देखिए, कल मैं एक टीवी न्यूज़ देख रहा था कि हमारे जो एमआईएम के कैंडिडेट है शिफाउर रहमान बोल रहे हैं कि ये उकला के मुस्तकबिल का इलेक्शन है बोल रहे हैं। अरे भाई, उकला के मुस्तकबिल देखने के लिए है ना अमानतुल्लाह, 10 साल से देखते आ रहा ना। तो बहरहाल अमानतुल्लाह ही जीतेगा, इसलिए अमानतुल्लाह को ही वोट दीजिए, अपना वोट मत वेस्ट करिए। शुक्रिया। जैसा कि हमारे साथ अमजदुल्ला खान साहब थे, मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें दरअसल एमआईएम की जो ये आंसू वाली जो पॉलिसी है उससे हमें सचेत रहना है और बहकाव में ना करके आम आदमी पार्टी को जिताना है, ऐसा उनका कहना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यहाँ वोटों का बंटवारा हो, वो बंटवारा ना हो। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया।